नमस्कार, मैं आर्यन शर्मा स्वागत करता हूं आपका। आज हमारे सामने हमारे साथ मौजूद हैं चित्रकूट के बहुत ही धाकड़ लीजेंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विधायक माननीय सुरेंद्र सिंह गहरवार जी। बहुत स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप। भोर की पहली किरण और मिट्टी की वो सौंधी सी महक, हाथों की लकीरों में छुपा है हर किसान का जहां। आपकी मेहनत के लिए एक मजबूत साथी एस्कॉर्ट पावर ट्रैक, हर खेत का असली संगीत जो लिखे खुशहाली की नई कहानी। किसानों का विश्वास है पावर ट्रैक के ऊपर और श्री कैलाश ट्रैक्टर के ऊपर, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं। चित्रकूट बाईपास रोड मजगवान, आपके साथ हमेशा। विजय जनरल स्टोर पर मिलता है घर का हर सामान। आज हम बहुत सारे सवाल लेकर के आए हैं, जनता के भी सवाल हैं, हमारे भी सवाल हैं और बहुत सारी चीजें जो लोग आपसे जानना चाहते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के आज हम आपके सामने हैं। बहुत सारे सवाल करेंगे, तो आप तैयार तो होंगे ही। प्रयास करूंगा, तैयार कर जब जानता हूं जितना प्रयास करूंगा कि सटीक और सही जवाब दूं। पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अचानक से राजनीतिक सफर में व्यक्ति कैसे आ जाता है, शुरुआत कैसी होती है? हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी विचारधारा। कोई एक्सीडेंटल भी आ जाते हैं, कई बार कुछ पैराशूटर नेता भी आ जाते हैं, ज़्यादातर ग्रासरूटर होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए। तो ज़मीन से जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो लक्ष्य बना के प्रॉपर चलते हैं कि हमको प्लान बना के हमको ये काम करना, फिर ये काम करना, फिर ये काम करना, और उस हिसाब से वो पार्टी के अंदर भी या जो जिस पार्टी में है, और कई बार आकस्मिक भी आके राजनीतिक हुड़दंग में वो भी शामिल हो जाते हैं। मेरा मानना है कि ज़मीन से जुड़े, जब तक ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे तब तक गरीब आदमी की परिस्थितियों से, किसान मजदूर की वाजिब परिस्थितियों से अवगत न होंगे। नेपाल में एक प्रथा आज भी है कि अब तो राजतंत्र है नहीं, वहाँ भी राजतंत्र का राज्याभिषेक होने के पहले वहाँ का राजा पूरे नेपाल के गांव-गांव जाता था, इसका राज्याभिषेक होता था, ताकि वो गांव की गरीबी, अमीरी और क्या परिस्थितियां हैं, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ सड़क नहीं है, व्यक्तिगत रूप से वो रूबरू रहे। और उसको उनके भी कर्मचारी आगे चल के जब राज्यारोहण के बाद जब गद्दी पर बैठेंगे तो कोई कर्मचारी उनको गलत न बता सके, ताकि गरीब जनता के साथ अन्याय न हो सके। तो मैं तो कोई राजा और कोई हूँ नहीं, मैं तो जनसेवक हूँ, सामान्य गरीबों का फकीर आदमी हूँ, और हमेशा से कि गरीबों के बीच में सेवा करना है। तो गरीबों के बीच में कोई ऐसा घर नहीं, चित्रकूट विधानसभा का कोई गांव का कोई घर जहाँ मेरा जाना ना हुआ हो। 550 से ज़्यादा गांव मान गरीबों को, और वो उस गरीबी और उस अभावग्रस्त जीवन ने इतना मुझे उनसे जोड़ दिया कि ये अफलातूनी बातें और अभिमानी जीवन, अभिमानी स्वभाव, धन प्रभाव, ये सब मेरे जीवन से अलग हो गया है। इस पंचवर्षी में तो माला पहनना भी छोड़ दिया। माला पहनना आपने? हाँ, काय के लिए माला? कोई देता भी तो भैया उसको पहना देता हूँ। काय के लिए माला? जो है उनका है। तो रियम बस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। साधु हो गए आप? साधु तो नहीं हूँ मैं, एक साधुता ये जन प्रतिनिधि के यही विचार होने चाहिए सबके, जो मन पवित्र करके लोगों की दिल से सेवा करे। उसमें कोई माया जाल या बहुरूपियापन, फर्जीपन, नकली बातें या तत्कालिक बातें, किसी को घुमा फिरा करके बरगलाना, ये सब नहीं होनी चाहिए। हर समय प्रयास करता हूँ झूठ न बोलूँ, कभी को गुमराह न करूँ, और ग्रास रूट लेवल से मदद करना चाहता हूँ, तब तो उस समस्या का निदान होगा। आपकी शुरुआत कैसी रही? पढ़ाई लिखाई आमतौर पर हमारे क्षेत्र के आप भी हैं, तो पढ़ाई लिखाई करते हैं बच्चे, उसके बाद फिर सपना तो यही रहता है कि कोई अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए और एक सामान्य सा जीवन जीना शुरुआत कर दे। लेकिन आपकी इन सब चीज़ों से हट करके सोच रही है और आप अलग चले, राजनीति में आए। आप 2 बार के विधायक हैं, 2 बार आपको जनता का प्यार मिला। इसके पहले शायद आप जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी रहे और सदस्य भी रहे, तब अध्यक्ष भी रहे। तो ये कैसी शुरुआत? भारतीय जनता पार्टी के भी अध्यक्ष रहे, जिले के। हाँ, जिला अध्यक्ष भी रहे। कैसी शुरुआत थी ये? एक्चुअली इसके पीछे बैकग्राउंड था, हमारी पीढ़ियाँ जो पूर्व की, राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम सुने हो गया, देश के प्रधानमंत्री थे, हमारा परिवार है वो। अच्छा। हमारे पूर्वज यहाँ आए, किसी नातेदारी में आए, कई पीढ़ी हो गए आए, और
यहाँ जागीरदारी थी, जागीरदारी में आए। उसके बाद 10 जुलाई 1938 को महाजन गोलीकांड हुआ। राजा सोहाबल के अन्यायों के विरुद्ध, क्योंकि राजे जो थे अंग्रेजों के गुलाम थे, उस गुलामियत के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा राजा के माध्यम से जो अन्याय किया जा रहा था किसानों के साथ, जनता के साथ, उनके साथ सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो 1932 में हुई, 31-32 में, तब से अंग्रेजों ने लगान बढ़ा दी। उस लगान के विरोध में, क्योंकि बिना सिंचाई के युग था, परंपरागत जो प्राकृतिक खेती उसी पर भरोसा रहता था, तो अन्याय अंग्रेज जो लगान बढ़ाकर लेना चाहते थे, उसके विरोध में हमारा परिवार और एक नहीं 20-50 गांव के लोग थे। कारीगोई से, खुटाल से थे, प्रतापपुर से, बिराना से, पिंडरा से, ऐसे तमाम उस चित्रकूट क्षेत्र से, आज के चित्रकूट क्षेत्र, उस समय का जतवारा और इधर भी चारों तरफ से लोग इकट्ठा होकर लगातार आग्रह किया जाता रहा कि भाई ये अन्याय है और ये अन्याय कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो लोगों जब नहीं माने अंग्रेज, तो लोग खेती छोड़ना शुरू कर दिए, ज़मीन छोड़ना शुरू कर दिए, महुआ की वो खा के रह जाते थे। ये 3-4 साल 5 साल तक चला। अंग्रेजों को रहम नहीं आई, राजा जागेंद्र बहादुर सिंह सोहाबल थे, उनको भी रहम नहीं आई किसानों के ऊपर। तो फिर एक उनका दीवान था, उनका साला भी था, दीवान भी था, तहसीलदार भी था, एक आंख भी खराब थी उनकी। तो वो पूरे सोहाबल राज का वो था, होल था, सब कुछ था। तो उनके साथ में कई बैठकें हुई, भाई ये अन्याय हो रहा। वो जो राजा कह देता था वो राजा मान लेते थे, और वो अन्याय का बड़ा पक्षधर था। अन्याय का पक्ष, हाँ, तो अन्याय के पक्षधर के कारण आम आदमी प्रताड़ित हो रहा था। और ये भी कहा गया कि भाई इतनी बढ़ी हुई लगान हम नहीं दे सकते। कसाहा खेत है कांस, अरे बैल जो खरीदते हैं वो कांस के खेत जोते जोते बड़े ही मर जाते हैं, नए नए बैल हर साल मर जाते हैं। तो जो 2-4 पैसा मिला बैल खरीदने में, अंग्रेजों को जो लगान थी 32-36% की थी, वो देने के बाद नए बैल खरीद नहीं पाते, घर के लोग मुँह मरते हैं, खाना नहीं दे पाते। ये जमीन भी वापस करने के लिए तैयार हो गए वो। ये करते करते जब बात संभाली तो फिर क्रांतिकारियों ने आंदोलन का रूप लिया। और वो कभी जाइए तो वो भूधारा, इससे बड़ा करीब 12 बाई 12 का साइज का एक भूधारा बना हुआ है, जिस कमरे के अंदर, जमीन के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध बैठकें होती थी रात में। तहसीलदार हरदेव सिंह जब कुछ नहीं माने तो एक दिन उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार भी हो गया, क्रांतिकारियों ने कर दिया। देखा जब मरना तो है, तो अब कब तक ऐसे दबके मरेंगे, उनकी गुलामी सहते सहते मर जाएंगे स्वाभिमान के लिए। मारपीट भी, उसकी मूछें उखाड़ लिए, और भी जो मूछें उखाड़, सब मूछें उखाड़ लिए, और कुछ किए जो यहाँ नहीं बता सकता मैं, क्योंकि आक्रोश में आगे इतना वो सह चुके थे अन्याय। फिर उसे आक्रोशित होकर के राजा सोहाबल बताया, राजा सोहाबल ने गोरखाओं पर अंग्रेजी पुलिस ज़्यादा विश्वास करती थी। गोरखा रेजिमेंट लगा दिया गया, और हमारा तालाब हमारे गांव का 50 एकड़, एक पश्चिम साइड में महाजन गांव है, पूर्व साइड में हमारा हिंदुत्व गांव है। हमारे गांव का बड़ा घना बगीचा था, घनघोर बगीचा। तो उनको पता हुआ कि आज 3:30 बजे हिनौता गांव में, और पूरा CID रिपोर्ट उनको मिल गई, हिनौता गांव में उसी जमीन के अंदर जो कमरा बना है, अभी भी है वो, वहाँ बैठक होनी है हमारे विरुद्ध। तो यहाँ समझाएंगे। हमारा जो हिनौता से 3 किलोमीटर आगे पगार खुर्द गांव में, अलबुद्ध प्रताप सिंह वहाँ के, उनके साथी सहयोगी हैं, बंधीराम पांडे पिपरी टोला बगल में है, और रामाश्री गौतम कारीगोई के हैं। ये अपने साथियों को लेकर के और उस बैठक में जा रहे थे। और अन्य तमाम गांव के जो पड़ोसी गांव हैं, क्योंकि 5-6 साल अंग्रेजों को विरुद्ध लड़ने के लिए लोगों को हिम्मत बांधने में लग गया कि मरना भी पड़ेगा, जो दुर्गत भी होगी सब सहना पड़ेगा, फांसी पर गोली खाना पड़ेगा। ये कौन से सन की बातें हैं सर? ये 10 जुलाई 1938 की जो घटना घटी, उससे पहले की 1932 से लेके 36 तक ये घटनाक्रम धीरे धीरे अंग्रेजों का न्याय सहते सहते जब नहीं सहा गया, तब वो दिन आ गया। उस दिन का, उस अपमान का बदला लेने के लिए, और राजा सोहाबल के माध्यम से, और वो पुलिस लगा दी गई। और मेरा गांव कभी गए होंगे हिनौता से आगे धारकुंडी तरफ, तो हिनौता लिखा, वहाँ से मुश्किल से 200-300 गज की दूरी में
ज़्यादा 500 गज की दूरी में मेरा गांव है। और गांव ये अभी बना, पहले जहाँ गांव है वहाँ था फुलबरिया, 4-5 एकड़ का खेत था, पुराने ज़माने के 5-6 कुएँ बने थे, उसी में बाग बगीचा खेती बाड़ी सब, उसका नाम है खेत का फुलबरिया। तो सब गिरा दिए गए, सब गर्दिश मिला दिए गए। फिर बाद में गाँव बसा, पूरे गाँव के लोग जिनके जहाँ खेत खलिहान है नए सिरे से वहाँ बसाए गए। हमारा भी गाँव अलग बसाया गया, 4 घर, पिताजी 4 भाई थे, और वो 4 घर का 1 किलोमीटर एरिया में जमींदारी थी, ज़मीन थी पूरे 1 किलोमीटर, मतलब मजबूत किसान। हाँ, और चारों तरफ उसकी ज़मीन थी, 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर एरिया में वही घर बना लिए खेत में। मैंने बाद में बनाए जब 10 जुलाई 1938 के बाद, बता रहा हूँ क्रम से। तो उस दिन बैठक होनी थी 3:30 बजे। बैठक में पुलिस आके लग गई, वो झगड़ा बांध करा, उसके जो जिस बांध की मेड़ के नीचे पुलिस ने पोजीशन लिया, उसका नाम तब से झगड़ा बांध पड़ गया। झगड़ा बांध, हाँ, रामानुज मिश्रा है मांजन गांव के, उनका वो बांध था, तो पोजीशन ले लिए। लेकिन वो जब चले पगार से तो मांजन गांव में महुआ का पेड़ था, उसको स्वराजी बाबा नाम था। स्वराज के लिए आंदोलन चल रहा था, उसका नाम स्वराजी बाबा रख दिया गया। लोगों ने कह दिया स्वराजी, स्वराजी मारे गए स्वराजी। तो वहाँ रुके, छाया लेने लगे। 10 जुलाई 1938, सब 4-5 दिन बाद टाइम आ रहा ना 10 जुलाई का, वो सही दिवस हम लोग मनाते हैं। वहाँ जब खड़े हुए छाया लेने के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जून जुलाई का महीना था, तेज धूप होती थी और पैदल आ रहे थे, वहाँ से वहाँ रुक गए। ये कन्फर्म नहीं हो पाया अभी मैं कि वो हाथी में थे कि पैदल थे। वो भी जागीरदार थे, सोहाबल राज के 4। तो इतना घना इतिहास, वो यहाँ तक कि अभी आपको केवल एक चीज में चूक हो रही है आपसे कि वो हाथी में थे कि पैदल थे। हाँ। इतना घना इतिहास आपको पता कैसे चला? पता, अब क्योंकि बड़े हाथी में चलते भी थे, ये नहीं पूछ पाया मैं तब तक हम लोग। तो बताने वाला कौन था ये सारी चीजें आपको? परिवार जो लड़ाई लड़े, बड़े पिताजी, मेरे पिताजी, 4 भाई, तो उसको बता रहा हूँ ना अभी। तो वहाँ से उतरे और अंग्रेजी पुलिस के लगा, वो हिनौता के मोड़ में पोजीशन लिए थे। बीच में मांजन गांव जैसे प्रवेश में आए, लाल बहादुर प्रताप थे, मंदिर राम पांडे और रामदास गौतम, तो छाया लेने लगे। उनको ये लगा अंग्रेजी पुलिस को कोई बता देगा कि यहाँ तुम्हारे विरुद्ध पुलिस लगी है तुमको मारने के लिए, ये भाग जाएंगे। तो वहाँ से पुलिस ही खुद करीब आधा-पौन किलोमीटर और गांव क्रॉस करके उस स्थान पर खुद पहुंच गई छाया लेते समय, और ऐसी अंधाधुंध गोली चली कि पूरे शरीर तीनों के छलनी हो गए। और रात में फिर वहाँ उनको वहीं सभापुर थाना, पुराना टाइम था बिरसिंहपुर में, ब्रिटिश टाइम का, वहाँ ले जाके जांच पड़ताल लिए, वो सब ले गए। और फिर वो पुलिस आ गई हिनौता गाँव में, क्योंकि वो बैठक हिनौता गाँव में थी, हमेशा होती थी वहीं पर ज़मीन के नीचे कंदरा में। और गांव के लोग जब पुलिस हिनौता में घुस के और दुर्गति और तबाही ना करे, इसके लिए पूरे गांव के हमारे परिवार, हमारे पिताजी, बड़े पिताजी, काका साहब दो थे, ये सब मिलके, और गांव के जो कोई दादा भाई लगते थे, कोई काका लगते थे, कोई बड़े पिताजी लगते थे, ऐसे सब मिलकर और देसी भरमार बंदूकों से आम के पेड़ की ओट में और बंदूक चला गोली चलाते रहे ताकि पुलिस गाँव में ना घुस पाए। इस बीच में पूरे गाँव की जो प्रेग्नेंट महिलाएँ थी, वो गुड़वा गाँव पड़ता है, गुड़वा सोहाबल स्टेट में आता था, और बाकी सोहाबल तो सोहाबल और पन्ना ऐसे घुसे थे। अब उसके पीछे भी एक इतिहास है। गहरबार हमारी जो प्रजाति है अजमेर से आई पहले, तो गहरबार है, गहरबार के ही वंशज परिवार, वंश राठौर है, राठौर के बुंदेला बनारस से आए। यहाँ जब वहाँ गंगा किनारे सब गांव बसते चले गए, जहाँ खेती पाती हो जाए, पानी के संकट न पड़े। सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसी तरह है। तो गंगा को हम पवित्र जमुना को क्यों मानते हैं? हमारे जीवन पद्धति जुड़ी है, लाखों साल से हम उनके हमारी आस्थाएं हैं, इसलिए वो नदी न मान के उनको हम एक देवी के रूप में, क्योंकि पूर्वज जब इंसान के रूप में पनपे बढ़े पढ़े हुए तो उन्हीं के कचार में खाए पिए बढ़े। तो वहाँ से बुंदेला आ गए, पूरा बुंदेलखंड नया बनाया हमारे 7 साल बुंदेला ने। तो यहाँ हमको महाराजा वो थे पन्ना नरेंद्र सिंह जी, बड़े पिताजी हमारे थे, तो भेजे वहाँ से घोड़ा होते चलने के लिए, उनको भेजे संदेश। तो उन्होंने कहा कि सब हमारे पन्ना रियासत में तुमको संरक्षण मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजों के तो अधीन वो भी थे। तो सरजू काका बिजगढ़िया थे, द्विवेदी ब्राह्मण थे, और आज भी गुड़वा बड़ा प्रिय गांव लगता है, मेरे अपने गांव से बड़ा प्रिय। और 10-20 वोट भी 50 वोट कम मिल गए तो बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि परिवार से भी प्रिय है। 2 साल ऐसी जो गर्भवती महिलाएं थी, हमारी बड़ी माता जी थे, और वो सब गुड़वा भेज दी गई। ऐसे गाँवों के लोगों के बीच में रह के, और बच्चे भी वहीं हुए, बच्चे चलने लगे। हमारी एक बहन थी, उनका नाम था स्वराज दिद्दा,
बड़ी बहन, उनका जन्म उसी दिन हुआ, उसी आंदोलन के दौरान। उसी आंदोलन के दौरान। और एक संयोग ये था कि लाल बुद्ध प्रताप सिंह के बड़े लड़के के साथ उनका, जो मझले लड़के थे, उनका विवाह हुआ। 2 पत्नियां थी, एक पहली पत्नी के बड़े नाती के साथ एक बहन ब्याही गई और दूसरी पत्नी के मझले लड़के के साथ वो ब्याही गई। उनका नाम ही था स्वराज था। तो रात में अंग्रेजी पुलिस तब तक इनको सबको उस कंदरा में, तो हमारी बहन आज बड़े दादा भाई अभी हैं वो 86 साल के, उनसे बड़ी 4 साल की बहन थी, अब 90 साल की होती, वो मारी गई उसी में। 4 साल बहन वो मारी क्या गई, उस कंदरा में जहाँ बैठक होती थी, पूरे गांव भर की महिलाएं और बच्चे ये सब उसमें भर दिए गए। और उसमें कहीं उल्लेख ही नहीं है, 5 बच्चे 5 बेटियां और नहीं 8 बेटियां 5 बच्चे 5 महिलाएं 18 जन ये मारी गई। तब गई 3 दिन 4 दिन तक वो बाहर नहीं निकल पाई। और इस बीच में पूरे जितने गांव को पूरा खाली करा दिया गया। रात में खाली हो गया अंग्रेजों के डर के मारे। कोई गुड़बा चला गया, कोई और दूर दराज के पड़ोसी गांव चले गए, पूरा हिनौता खाली, क्योंकि मालूम था। और पूरा हिनौता गांव पूरा ध्वस्त कर दिया गया, धराशायी कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। और ये सब वहाँ जाके संरक्षण लिए। पन्ना स्टेट के जो बीच बीच हमारे सुहावल पन्ना ऐसे लगे रहते थे, उन गाँव में जाके संरक्षण लिए। और मेरे पिताजी 4 भाई थे। बड़े पिताजी लाला भैराज सिंह नाम था, दूसरे मेरे पिताजी लाल जगन्नाथ सिंह जी, तीसरे काका साहब थे बैजनाथ सिंह जी, और चौथे छोटे सबसे राजेंद्र बहादुर सिंह। तो 3 जन को तो जिंदा या मुर्दा गोली मारने का आदेश थे, जहाँ जैसे मिले। अंग्रेजी हुकूमत थी। 9 साल तक घर नहीं आए, जब कभी आए रात बिरात आए इस रिस्क लेकर, और फिर रात में ही चले गए। गांव के लोग थे, बाबूलाल कक्का थे, मिश्रा ब्राह्मण थे, उनके लड़के अभी खत्म हो गए 1 महीना पहले, 90-92 साल के थे। मतलब ये कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों का खून आपके रगों में दौड़ रहा है। अब वो ना होगा तो क्या होगा। अब मुझे आज के तौल में तौलेंगे तो तराजू नहीं है। सही। तो ये सब बातें रहे। और छोटे काका साहब थे खेती पाती देखने के लिए, तो सब गाय गोरू छोड़ करके पूरी जमीन मैंने जानवर छोड़ कर जमीन खत्म कर दी जाती थी। महुआ जानते हैं ना, महुआ की जीर निकलता उसमें। कई बार तो महुआ भी नहीं, मेरा जीर खा के परिवार के लोग, गांव भर के महिलाएं पुरुष रहे और आ नहीं पाते थे। सरकारी गोई की पैसे, बड़ा पारिवारिक रिश्ते थे हमारे। ऐसे जो उस आंदोलन में जुड़े थे, उनको फिर पिताजी लोग, बड़े पिताजी लोग कहे कि भाई देखिए घर की स्थिति क्या है, महिलाएं भरी हैं, कितनी मरी कितनी बच्ची, जाके देखिए, पानी नहीं मिला और क्या दुर्गत हुई आप अंदाज लगा सकते हैं। 3 दिन 4 दिन में जब आए वहाँ 3-4 दिन तक अंग्रेजों को परा रहा, पूरा घर गांव गिरा दिए, फिर हटे यहाँ से। और कोई भूखे मर गया, कोई प्यासे मर गया। 3 बात सुनता वहीं ऐसे 8 बच्चियाँ मारी गई, 5 बच्चे मरे, 5 महिलाएं मरी। इन 18 जन का कहीं उल्लेख नहीं। एक फर्जी किताब लिखी गई 100 पेज की, तो उस अंग्रेजों ने उसको अपने पक्ष में लिखाया। तो गोली चालन की जो जांच हुई उसमें 2 अंग्रेज अधिकारी थे, एक यहीं के थे। अब यहीं के जो थे उनका नाम न लूँगा, यहाँ अपने क्षेत्रीय। हाँ, और वो भी आज़ादी आंदोलन के अगुआ थे और रीवा के थे, बड़ा नाम है, वो भी शामिल हो गए। अभी नाम है? हाँ अभी नाम है, पर बताओ आपसे कहूँगा नहीं, नाम है, खत्म हो गए कब है। बड़े नेता रहे, परिवार नेता है, लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं लिया कि रिश्तेदार है, समझने वाले समझ जाएंगे। हाँ। दूसरा, उनने भी अंग्रेजों के पक्ष में बयान इसलिए दिया कि आपने देखा होगा जब एक्सीडेंट हो जाता है तो भले उस मोटरसाइकिल वाले का दोष है, लेकिन दोष समझता लगता बड़े वाहन का। कानून भी ऐसा है। उनको ये लगा कि ये आंदोलनकारी ने कहीं श्रेय ले लें सारे युद्ध का, सारे अगुवाई का, क्रांतिकारियों के पक्ष में ना जन आंदोलन चला जाए, सहानुभूति कहीं जनता की उनको न मिल जाए। इसलिए वो भी अंग्रेजों के पक्ष में बयान दे दिया और लिख दिया कि ये इस युद्ध की जो वो है शुरुआत वो उनकी तरफ से हुई, गोली चालन आंदोलनकारियों ने किया। अरे वो तो निहत्थे थे, गोली चालन कहाँ से करेंगे? यदि होता तो बंदूक जब्त न करते, कुछ नहीं था। वो भी इसमें शामिल हो गए कि गलती इनकी थी तो गलती की बढ़ चढ़ जाएगी निरेटिव, तो हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। नहीं तो उनको दुनिया में जो भी 22-23 साल का लड़का है पूरे विश्व में भगत सिंह को सब जानता है, तो ये भी उस स्तर में आ जाएंगे। इसलिए उनको अंग्रेजों के पक्ष में उन्हें भी बयान दे दिया, इनको दोषी बनाया गया इन्हीं को। और 9 साल तक मुकदमा चला। मुकदमा सब फालतू मुकदमे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, जो भी हुआ सब खारिज करके दोषी बना के, और अंग्रेज वो बन गए, खाली हो गए। उस जमाने में भी इसी तरह गद्दारों की बहुत गुंजाइश थी।
गद्दार न होते ये स्थिति तो ये स्थिति क्यों होती, देश से गुलाम क्यों होता। सही बात। अभी प्रथम वर्षवार को बीते अभी हुई है ना 5-6 साल, एक सालगिरह बीते, एक दैनिक भास्कर विशेष लिखा, उसको पढ़ा मैंने, पढ़ रहा था अभी 5-6 साल पहले की बात है, 18 से 19 तक चला ना, 1918-1919 तक से फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो तभी तो देश में गद्दारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, धोखेबाजों की और भरोसेमंद जो ना हो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। वरना 1 लाख अंग्रेज तो चटनी के लिए न पूछते, सही। पूरे देश में एकांत की आग इसी तरह जल जाती। तो फिर 9-10 साल तक 15 अगस्त 1947 तक पिताजी लोग, हमारे पिताजी, बड़े छोटे काका साहब, बड़े पिताजी, ये सब जंगल भटकते रहे, तरह तरह के परिस्थितियों का से समझौता नहीं किए और अंग्रेजों के विरुद्ध जब भी ऐसी घटनाएं आई उनके विरुद्ध लड़ते रहे। और 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली तब लोग घर आए, फिर नया, पुराने घर तो गर्दी से मिल गए, सब जमींदोज हो गए, नया घर बनाए, कच्चा घर और पक्का घर भी बना, बड़ा जागीरदारी थी 10-12 गाँव की, 4000 एकड़ जमीन थी तब जब आंदोलन हुआ, उसके पहले ज़्यादा थी। परिवार, हाँ, परिवार बढ़ गए। 4000 एकड़ जमीन में से 1600 एकड़ जमीन राजा पन्ना की दी हुई थी, 1600 एकड़ राजा सुहावल की दी हुई थी, 2500 एकड़ जमीन, वो जमीन सब राजसात की दी गई। कोटर से जाएंगे, कोटर से बिरसिंहपुर तक ठकुरन वाले बंधवा कहावत, वो ठकुरन एक नहीं 400-600 बांध है और एक बांध 300, 400 एकड़ के हैं। अब उनके जो जिनको मिल गया, जब सारे बांध राजसात हो गए तो वो बढ़ते बढ़ते 80-90 साल में वो भी छोटे हो गए होंगे। 800 एकड़ जमीन जो हमारी गांव की थी वो जमीन आज भी है। और मौजूदा वक्त में 800 एकड़ की काश्तकार, हाँ 800 एकड़, 1000 एकड़, पिताजी 4 भाई थे, आज भी हम उतने एकड़ के किसान हैं। और 32 एकड़ जमीन हमारी राजसात हो गई। राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री रहने के पहले भी कई बार आए और जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी आना जाना और रिश्ता भी था। कई बार मैं हंसी मजाक में कह देता हूँ कि गहरवार कोई यदि किसी नौकरी में है और यदि वो घूसखोर है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मिलावट हो, गहरवार हो नहीं सकता। बड़ा बयान है। फिर 15 अगस्त 1947 का आंदोलन में शामिल रहे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, जान को हाथ में रख करके। और फिर 15 अगस्त 1947 के बाद नए सिरे से खेती पाती, गांव घर जो बचा उसको नए सिरे से घर द्वार बनवाए और ऐसा पूरे गांव की स्थिति रही। और उन तमाम जितने आंदोलनकारी थे सहयोगी वो भी तहे दिल से सब जुड़े रहे। ये हमारा इतिहास है। आपका जो अब ये तो भूमिका थी अभी उस इतिहास बताने की कि हम ऐसे क्यों हैं। फिर पढ़ाई लिखाई, हाँ मैं TRS कॉलेज से पढ़ा हूँ, ठाकुर रमन सिंह महाविद्यालय। रमन सिंह इस देश, इस बिंद भूमि के महान क्रांतिकारी नेता थे। आज़ादी आंदोलन 1857 में पिंडरा में 166 लोग अंग्रेजों की गोली से एक दिन में शिकार हुए। 166 लोग, 166 रणवंत सिंह के नेतृत्व में। और आगरा जेल में उनको फांसी दी गई थी। वो खून मेरे अंदर था, पढ़ा लिखा भी था। पिताजी लोग खेतीहर थे, हम लोग 4 भाई थे। उतना बड़ा घर मेरा जब मैं पैदा हुआ उससे पहले बना था। कम से कम 30-40 कमरे का पक्का घर होगा, डबल आंगन का घर है। और खेती भर व्यवसाय था, खेती भरोसे बनवाए। फिर मैं सबसे बाद में हुआ, जब बंटवारा हुआ तो एक भाई जो खेती करते थे उन्होंने कहा कि इस गढ़ी में हम हिस्सा न लेंगे, उधर हमको अलग से दे दीजिए। अलग से वो बनवा लिए उसी से जोड़ करके। करीब 150 बाई 40 से 50 फीट का चौड़ा डबल मंजिला घर है। उसी समय का था ये। जब कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 5 भाई थे। अब हम लोग 3 लोग बचे और 2 भाई हमारे खत्म हो गए अभी। आप सबसे छोटे? 4-5 साल के अंदर मैं सबसे छोटा हूँ। तो पहले से कोई नौकरी करना नहीं था, पढ़ाई लिखाई किया। यहाँ भी स्कूलिंग तो सारे सरकारी स्कूल बहुत ही अच्छे होते थे। मैं तो आज उन गुरुओं के जो बच्चे हैं उनके साष्टांग प्रणाम करने जाता हूँ। अभी जब मुझे टाइम मिलता है महीने 2 महीने। कौन से सन में आप पढ़ते थे? मैं 71 में हायर सेकेंडरी किया और 76 में मैं PG किया, पोस्ट ग्रेजुएशन। उस समय के सरकारी स्कूलों की बहुत शानदार, आज तो ढूंढे नहीं मिलते किसी प्राइवेट स्कूल में। कई बार जब चर्चा करता हूँ तो पढ़े लिखे लोग कहते हैं वो काल ही अलग था, वो युग ही अलग था। लेकिन आज बड़े बड़े मंचों से ये कह दिया जाता है कि कांग्रेस ने किया ही क्या, तो कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस क्या थी, अब तो कांग्रेस बची नहीं। तब तो लोकमान तिलक। नहीं, आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की व्यवस्था उस टाइम पे 71 में अच्छी थी? कांग्रेस के नेता ही अच्छे, तो उसमें कौन सी नई बात कहनी। लोकमान तिलक, आज के लोग जो लेकिन ये कांग्रेस के लोग
पहले पुराना जवाब दे दूँ फिर आगे बढ़ूँ। तो TRS कॉलेज ठाकुर रमन सिंह महाविद्यालय मध्य प्रदेश में उससे अच्छा, उससे बड़ा कोई कॉलेज नहीं था पूरे प्रदेश में, क्योंकि प्राइवेट संस्थाएं थी नहीं। आज से 40 साल पहले 76 में मैं PG किया और पहले साथ ही साथ कर रहा था MA LLB, फिर उसके बाद मैंने पहले पुराना साइंस के विद्यार्थी था, आर्ट्स करनी बस, फिर बीमार हुआ तो फिर साल बर्बाद न हो तो आर्ट्स ले लिया। और इसके बाद वहाँ पढ़ाई किया और इलाहाबाद भी किया, ला सतना से किया LLB। अच्छा, वकालत। हाँ, और सतना के बाद में डिप्लोमा भी किया लेबर लॉ में, और 84 पढ़ाई पूरी हुई और फिर 5-6 साल वकील भी रहा। आज चुनाव भी अभी आना स्टेट बार काउंसिल का वोट देने। लगाव है आपका वकीलों से? लगाव हाँ है, क्योंकि कितने मेरे मित्र वकालत कर रहे हैं, कितने और आगे पीछे जो रहे वकालत कर रहे हैं। सीनियरिटी सबसे भेंट अखबार करने भी जाता हूँ 2-4 महीने मुझे टाइम मिला। वो खून था मेरे अंदर, तो मुझे लगा कि मैं क्रांतिकारी परिवार का हूँ जिन्होंने देश के लिए, और भूरा गड़रिया सरजीत सिंह परिहार गोली लगी बाद में मरे ये भी थे। और तमाम इतना पुलिस ने, अंग्रेजी पुलिस ने तहस नहस किया कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर नए सिरे से घर द्वार बने, कुछ कच्चे भी बने, आगे चल के नया भी बना, पक्का बना, और खेती बाड़ी को भी बढ़ाया। जो आदमी जख्म खा लेता है, जो कहीं किसी घटना का शिकार हो जाता है, तो संभल के उठता है, और ठोकर इंसान को चलना भी सिखाती है। आज़ादी के लड़ाई थे, तो फिर नए सिरे से सभी भाई मिल करके और नए सिरे से खेती पाती नई व्यवस्था शुरू की है। मैं जब वहाँ पढ़ने गया तो मैं गौरवान्वित हूँ कि उस महापुरुष के, महान क्रांतिकारी नेता के नाम से जो पहले दरबार कॉलेज था, वो फिर ठाकुर रमन सिंह महाविद्यालय हुआ, उसमें मुझे पढ़ने का अवसर मिला। यहाँ से अर्जुन सिंह ने पढ़ा, श्रीनिवास तिवारी ने पढ़ा, जस्टिस GP सिंह देश नहीं दुनिया के जाने माने जज, उनकी लिखी किताबें पूरे विश्व में चलती हैं। उनके जो शिष्य थे जस्टिस JS वर्मा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो पढ़े लिखे। KP सिंह गवर्नर थे और 3-4 बार मंत्री रहे, विधायक रहे 8-9 बार, वो पढ़े। ऐसे उस महाविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला। यहाँ बड़े बड़े नेता, वो नेता भी बहुत महान होते थे उस समय के, बड़े बड़े सब न्यायाधीश पढ़े, नेता पढ़े, समाज सेवी, और शिवानंद जी यहाँ विधानसभा अध्यक्ष भी थे, वो भी पढ़े, और तमाम सब उस विद्यालय में मुझे पढ़ने का अवसर मिला। फिर पढ़ाई लिखाई जब थी तब छुट फुट, क्योंकि हमारे पिताजी अंग्रेजों को दुश्मन मान लिए थे, और राज परिवार के इसमें आए थे, मुहार कहलाती ना देसी भाषा में, तब भी राजों के साथ नहीं रहे। और आज़ादी के बाद ही 52 में जब पहला चुनाव हुआ तब जनसंघ में रहे, क्योंकि इतना बड़ा अन्याय जो करवाए वो राजा अंग्रेजों से मिल के करवाए, ये सब अन्यायी है, इनके साथ में नहीं रहे और जनसंघ में काम किए पूरे परिवार ने। और फिर जब मैं आया तो मैं भी जनसंघ में 77 में जनता पार्टी में छोटे हम लोग पढ़ते थे तो काम किए। उसके बाद फिर सरकार टूट गई और 80 में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। तब भी छुटपुट पढ़ते हुए भी, पढ़ते के साथ साथ छुटपुट काम कर रहे थे विद्यार्थी जीवन में। नेता क्या, विद्यार्थी जीवन में दादा सुखेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव लड़ते थे, उनके साथ में रामानंद सिंह लड़ते थे, विधानसभा का समझौता होता तो उनके साथ में करते थे। फिर 80 में इंदिरा जी की सरकार आ गई, 84 में उनका निधन हुआ। इस बीच में पढ़ता रहा, और तब यह था कि चोरी बेईमानी भ्रष्टाचार कभी ना करना पड़े, इसलिए हम पहले अपने को मजबूत बनाए। खेती मजबूती थी, हार्टिकल्चर बड़ा काम किया, खेती में 15-15, 20-20 ट्रक आलू उगाता था मैं अपने खेत में, यही होता में। हाँ, पूरे 4-5, 6 एकड़ खेत लेके अलग से। तो खेती घाटे का धंधा है, तो रेट आप निर्धारित नहीं कर सकते, रेट तो निर्धारित करेंगे व्यापारी। तो शंकर प्रसाद जी हमारे उनके लड़के हैं, योगेश ताम्रकार जी, मैं उनके बड़ा करीबी था। शंकर प्रसाद जी बड़ा आदर करता, अभी भी कर रहा हूँ। तो वो आलू रख गई थी जितने के बाजार में बिक रही है, उससे ज़्यादा किराया लग रहा रखवाने का, बाकी अलग फिर छोड़ दिया। खेती से मन टूट गया, फिर व्यवसाय शुरू किया। 84 से बस व्यवसाय यहाँ शुरू हुआ कि हमारे भतीजे राजेश, उनके मामा बस व्यवसाय करते थे, उठते बैठते थे, रीवा में पढ़ते थे, उठने बैठने में थोड़ा समझ में आया तो लगा कि चलो हम भी बस व्यवसाय शुरू करें। तो धीरे धीरे किए और व्यवसाय किए, तो फिर इसी व्यवसाय में आगे बढ़े और कई व्यवसाय किए, क्योंकि राजनीति में करने का मन पहले से था। पढ़ाई के बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठा कई बार, क्योंकि पढ़ना कभी ज़्यादा नहीं होता जीवन भर, और नॉलेज बढ़ाना है आगे। तो PSC और UPSC में जरूर बैठना चाहिए बच्चों को, उससे तमाम सर्वाधिक और सर्वांगीण ज्ञान मिलता है, चाहे पढ़ के, चाहे समझ के, चाहे ट्यूशन से, जहाँ भी है कोचिंग करके।
तो मैं भी वही किया, क्योंकि राजनीति में जाने की इच्छा पहले से थी और ये मन में था कि कांग्रेस घोर अन्यायी है। तब तक इंदिरा जी का न्याय, जवाहरलाल नेहरू की जो देश के विरुद्ध जो कमियां थी, देश गुलाम हुआ, धारा 370 लगाए, और वो जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वो अक्साई चीन है, ये सब इनके क्या है, बघेली में बोलते हैं लपोचर और निर्णयहीन। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन स्ट्रांगर से नहीं, कड़ापन नहीं है। तो वो भी नरम दल के नेता थे गांधी जी के साथ में। तो इनकी कमियों के कारण देश आज पाकिस्तान के उसका और चाइना के उसकी जो दुर्गति का शिकार हो रहा है। मैं कहता हूं व्यक्तिगत कि यदि 1962 के पाकिस्तान वार में यदि 6000 सैनिक हमारे मारे गए, तो आज़ादी आंदोलन 1897 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक 90 साल के संघर्ष में 6,38,000 लोग मारे गए। तो यदि 6,12,000, यदि 6 लाख की जगह 6,000 की जगह 12,000 लोग मारे जाते, वो भी हमको मंजूर था, क्योंकि मरना तो है ही है। देश बचा रहे, अटल जी ने कहा है ना, सरकारें आएंगी आ जाएंगी, पार्टियां आती जाती रहेंगी, और देश बचा रहे। इस देश को जानता, मुझे पूरा विश्वास था। भारत, आप सब जानते हैं, पत्रकार हैं, कि भारत जैसा ताकतवर महान राष्ट्रभक्त सैनिक पूरी दुनिया में नहीं। हथियार तो सबके पास है, लेकिन सैनिकों जैसा साहस और पराक्रम दुनिया में किसी के पास नहीं। संवेदनशीलता, हाँ, तो वो सैनिक हमारे पास है, लेकिन नेहरू जी के लचरता के कारण और कबाली हमारे यहाँ बादी बदलिया जो बगीचों पर रहते झोपड़ी बना के, उनने जो लड़ लिया 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर लड़ते लड़ते आधा चीन ले लिया, अक्साई चीन ले लिए, आधा कश्मीर ले लिए, पीओके ले लिए, और बाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो देश के लिए लड़ते लड़ते मारे गए। उनको विभिन्न खराब परिस्थितियों उनकी हत्या करवा दी गई, और केवल वोट के लिए, जब देश मजहब के आधार पर ही बटा था। तो जो आज हम शिकार हो रहे हैं ये मजहब का, पाकिस्तान के लोग रहते, भारत के लोग भारत में रहते। अब मजहब, अभी जैसे सारे मजहब मिल के रह रहे हैं, अब उसका उत्तर समाप्त कर दूं। ये सारी मेरे दिमाग में मेरी चीजें थी, और इसलिए मैं पढ़ते समय निश्चित किया था, मुझे विद्यार्थी परिषद छिटपुट काम करता था, विश्व हिंदू परिषद में किया, और जो हिंदूवादी संस्थाएं हैं, हिंदू हमारा आचार संहिता है, हिंदू हमारी जीवन पद्धति है, हिंदू हमारा दर्शन है। जो नहीं पढ़े लिखे यार, हम सनातनी क्या है, सनातन जिसकी कोई तारीख ना हो, जो लाखों साल से जो परंपरा पद्धति चली आ रही है, हम उसके हिमायती है। क्यों नहीं? महात्मा बुद्ध का लोग गलत अर्थ उदाहरण देते हैं, कभी सुनिए जाके ना। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि जैसे घर में केवल मैल लग जाती है, कपड़े मैल लग जाती है, हम धो के साफ करते हैं, घर में रंग पेंट करा देते हैं। तो हमने तो केवल ये पुरानी सनातनी परंपरा के सारे आचार संहिताएं सब कुछ है। वो मैं भी भाई, वो भी राज परिवार से थे, मैं भी उसी को ये जो मैल लग गई है, मैं इसके कोल धोने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि हिंदू दर्शन की यथार्थता सत्यता आम जन के दिमाग में जो लाखों साल से है वो बनी रहे, उसको लोग परिचित रहे। कांग्रेस ने दिला दिया वोट के लालच में। क्या केवल अभी मैं पढ़ रहा था, कोई बड़े लेख ने लिखा है, अरे यार सिख है, कोई पंथ सिख है, एक पंथ हो सकता है, सिख तक कट्टर हिंदुत्व मान लीजिए, जिसके उस महान भक्त महान राष्ट्रवादी नेता गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 लड़के शहीद हो गए, देश के बलिदान हो गए, देश की अस्मिता, देश के स्वाभिमान, देश की संस्कृति और सभ्यता बचाने के लिए, वो अलग धर्म हो सकता है, अलग पंथ हो सकता है। हम उनकी कट्टरता को हम नहीं अपना सके, समझौता नहीं किया औरंगजेब या अन्य मुस्लिम पीढ़ियों से। मुगल की बच्चे दीवार में चुन दिए गए, मैं उनकी पूजा करता हूं, ऐसे सिख मतलमियों की, ऐसे जैन संप्रदाय जो काम करता है देश के लिए, सब उनका सबका आदर करता हूं और दंडवत होता हूं। ये महान देश है। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, दुनिया के जितने 105 या 4 देश अंग्रेजों के अधीन थे। जब वे देखे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब 45 के बाद जब देश की आज़ादी की उसको गोड़हाट उठने लगी, तो विंस्टन चर्चिल कई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बदलते इतने ताकतवर हवाई जहाज उस समय नहीं थे कि भारत इकट्ठा आ जाते, तो उनको बदलते भारत आए। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय गवर्नर जनरल, उनसे कहा ये देश को बचाओ, हम दुनिया के जितने देशों पर हमारा कब्जा है, इससे ज्यादा संपन्न कोई देश नहीं, इससे ज्यादा तरह तरह के खेती पाती फल फूल, अलग क्लाइमेट यहाँ का सब यही मिलता है, इसको बचाओ अपनी अधीनता से।
तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि सेना ने बगावत कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की फौज लड़ते लड़ते वहाँ पूर्वांचल से और यहाँ उड़ीसा तक आ रही है, पूर्वांचल पास करके आसाम से पार कर गई और अब ये देश रुकेगा नहीं। तो वो बार बार सिगरेट पिए, फेंके सिगरेट बहुत पीता फिर से चढ़ते, इतना वो व्याकुल था दुनिया के सब देश चले जाए हमसे भारत में जाए। तो बहुत ताकतवर देश, बहुत पराक्रमी देश। कभी उसको सुनिए राजीव दीक्षित की, दुनिया का 35-36% पूरे विश्व का मलबल कोसा भारत तैयार करता था, पूरा ढाका उसका केंद्र था, जो अब बांग्लादेश हो गया। हम कितने प्राचीन समय से कितने समृद्धशाली संस्कृति और आर्थिक दृष्टि से हर तरह से हम समृद्ध थे, सामाजिक दृष्टि से इस देश का ये चतुर्मुखी, तब हम कहते सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज था। और तब मैं वहाँ पढ़ लिख के मेरे दिमाग में था कि मैं भी देश की सेवा करूँगा। और फिर मैं व्यापार किया। व्यापार में भी, व्यापार कोई अपराध नहीं है, खेती भी कोई अपराध नहीं है, धंधा करना परिश्रम से जो भी करता हूँ। मैं शायद सबको उदाहरण नहीं देता, मैं पहला व्यक्ति हूँ जो चुनाव में भी कोई चंदा नहीं लेता। मेरे नात रिश्तेदार यदि मदद करते हैं उनका भी पैसा लौटाने का प्रयास करता हूँ। मेरी कीमत ये बहुरूपिया मायावी और जो खड़यंत्री लोग वो मुझे तोलेंगे अपने तराजू में, अपने को राजा मानते। राजा कौन होता है? तो अंग्रेजों का गुलाम था। हमारी पीढ़ियां तो लड़ते लड़ते बलिदान हुई ना, इसलिए उसको वो उस पढ़ाई पढ़ा मैंने, और सारे विषय दुनिया के सारे दार्शनिकों को पढ़ा, राजनीतिकों को पढ़ा, और कई देशों के संविधान को भी पढ़ा, और अपने देश को ही पढ़ा। और इसलिए मन था कि मैं पैसा आ जाए, 2-4 पैसा, क्योंकि घूस लेना नहीं चुनाव में भी, तो पैसा नहीं हो तो राजनीति जैसे जैसे आगे बढ़ते तो चुनाव कहाँ से लड़ूंगा? गरीब क्षेत्र है। अब मेरे जैसा मेहनत करने वाला तो सतना जिला नहीं किसी पाकिस्तान से चुनाव लड़ता तो जीत जाता, जिसको 20 घंटे आज भी 22 घंटे मेहनत करनी। लोगों के बड़े आरोप रहते हैं आपके ऊपर, उसका भी जवाब देता हूँ कि करके पूछेंगे आप। ये सब मेरे दिमाग में था। तब धंधा व्यवसाय शुरू किया, व्यवसाय खत्म करके छुटपुट चल रहे व्यवसाय जो थे, खेती बढ़ाया और व्यवसाय भी शुरू किया। फिर राजनीति में 90 के बाद सक्रियता से आया, और सक्रियता के बाद मैं 90 से लेकर 2000 तक भारतीय किसान संघ का संगठन मंत्री भी रहा। उसके बाद मैं 96 में वहाँ राष्ट्रीय बैठक हुई थी चित्तौड़गढ़ में, दत्तोपंत ठेकड़ी जी की, मैं उनके करीबी था। वहाँ गया और 4-5 दिन राजस्थान में रहा। 2000 में कृष्णचंद्र सूर्यवंशी जी थे, भारतीय किसान संघ के मध्य प्रदेश के प्रभारी थे। मेरे उनके मना करते करते चुनाव लड़ गया, बहुत दुखी हुए, नहीं रह गए। उनका चुनाव तो लड़ना है, और मैं चुनाव लड़कर भी और किसानों के हित में काम करूँगा, मजदूरों के हित में काम करूँगा, गरीबों के हित में काम करूँगा। सरकार तभी लड़ूंगा भले मेरी सरकार होगी, जहाँ अन्याय होगा। विरोधी तो मरा हुआ थका माता कांग्रेस सब ये दल है। और तब वहाँ पढ़ाई लिखाई करके और फिर राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़ गया मैं। 2000 में जिला पंचायत सदस्य हुआ, और पहली बार में ही सफलता हुआ। हाँ, गणेश सिंह पढ़ा लिखा होशियार थे, जनता दल में थे। उनसे हरिजन वो आदिवासी वो क्या ओबीसी जिला पंचायत वो उनको अध्यक्ष बनाया, दोनों तालमेल करके चुनाव लड़े। वो अध्यक्ष हुए, मैं उपाध्यक्ष हुआ, और शायद उतनी सफलतम जिला पंचायत आज तक वैसे नहीं हो पाई। न कोई कांग्रेस बाधा पर लड़ते थे हम, न कांग्रेस बाधा बन पाई। मैं और वो दोनों जनता के हित में न्याय के लिए लड़ते थे। जनता के साथ हम समझौता नहीं कर सकते, जनता के हितों की विरुद्ध। और फिर मैं उपाध्यक्ष रहा, जिले की शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी रहा। आज भी मैं, मेरे दिमाग में पहली प्राथमिकता काम में शिक्षा, दूसरा पानी। और फिर वो सांसद हो गए, तो कुछ दिन बाद मैं 4-6 महीना 3-4-5-6 महीने जो भी अध्यक्ष भी रहा। और फिर सख्त बहुत था, क्योंकि बिना सख्ती के परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। लाला पीला काला करते करते तो परिणाम अच्छा चाहिए, परिणाम अच्छा चाहिए। जिला शिक्षा समिति का अध्यक्ष, जबरदस्त रिजल्ट आया, पढ़ाई अच्छी होने लगी, और सरकारी प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट सरकारी स्कूल में आने लगे। अब मैं अपने मुँह अपनी बड़ाई क्या करूँ? शायद पूरे हिंदुस्तान की पहली जिला पंचायत रही होगी, पूरे भारत की। तो उसी दिन 3 दिन 29-30-31 जुलाई 2001 या 2001 को परीक्षा हुई वर्ग 1 की शिक्षा की अनुबंध शिक्षा कर्मियों की। और उसी दिन परीक्षा रात 9 बजे तक चली मौखिक, और सवेरे 8 बजे उसी दिन 4 बजे 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 घंटे में रिजल्ट निकल गया। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, महीनों महीनों दुकानें चलती रहती हैं,
इसका नंबर आगे, उसका नंबर पीछे, जो भला बुरा है इसको रिजल्ट घोषित करो। और रिजल्ट घोषित हो गया, लड़के ज्वाइन करें। एक ने पैसा लेने का अवसर नहीं दिया, ये स्वभाव में पहले से था। और दूसरा ये बैरियर, लड़के मुख्यमंत्री स्वराज इस लड़के उखड़वा दिया, ये घुमकहर के पास, यही 17 से 7 किलोमीटर। क्या 15 साल सड़क न बनेगी तो 15 साल उसको लाभ दे दिया जाएगा? 15 साल जो लोग भुगते, धूल में चले, खेती बर्बाद हुई, लोग मरे, तरह तरह के रोग हुए, कैंसर हुआ, टीबी हुई, लीवर खराब हुआ, इसका जिम्मेदार कौन होगा? और 13 साल बाद रोड बन रही है, तो 13 साल के जो खामियाजा भुगता उसका भुगतान कौन करेगा? मुख्यमंत्री कहा लड़ करके, और वो बैरियर लगा हुआ बैरियर 6 महीने बाद उखड़वा दिया। और आप समझिए कि जिसका 10-20 लाख रुपए रोज की आमदनी रही होगी, तो क्या ऑफर लेके मेरे पास ना आया होगा? बिल्कुल आया होगा। मेरे एक बड़े मित्र थे, उनका नाम नहीं लूंगा, कभी अकेले बैठे पूछूंगा, ऑफर लेके आए 2 करोड़ की, ऐसा नहीं। आपके सामने एक लड़के को डांटा हुआ भी, अब घर मत आना। गोदावरी के जो वसूली चल रही थी तो उसके लिए वो आए थे कि माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा मुझे तो 2 लाख से शुरू हुआ मेरी बोली, गोदावरी की लुटाई की, 2 से 2.5 लाख, फिर 3 लाख, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5, फिर 5 लाख तक आई। यदि 5 लाख रुपए महीने सुरेंद्र सिंह हर बार को देने के लिए तैयार है नगर पंचायत चित्रकूट के दलाल, तो कितनी कमाई होगी वहाँ? तो अब बाकी सोचिए कितना कमाई ना होगी। जो मेरे पास आया था हिम्मत करके, वही बताओ, वही सामने कर दो सब। जिसने जो घर फूके अपना हो हमारे साथ, मेरी तौल मेरे प्रतिद्वंदी पक्षी या विपक्षी लोग नहीं कर पाएंगे। 2 करोड़ रुपए वापस कर सकता हूं मैं, और बैरियर उखड़वा दिया, नहीं माना। आज भी आप चित्रकूट जाते होंगे, अन्याय है, अन्याय बर्दाश्त होगा। मेरे विधानसभा के लोग जो जतवारा, बरौदा, मझगमा, चित्रकूट मंडल के जो लगाते होंगे, इसी रोड से आते हैं, वो भी बेचारे, उनके पास डीजल भराने का पैसा नहीं है और यहाँ उनको टोल चुकाना पड़ेगा। अन्य लोग भी उखड़वा दिया, नहीं माना। तरह तरह के मेरे जीवन में वो आए, उतार चढ़ाव लाभ देने के लिए। कुछ चाहिए नहीं भैया, फकीर आदमी हो, हारो चाहे जीत, कभी जीत का तराजू लेकर नहीं चलता, ना चुनाव तराजू लेकर चलता। जो जनहित में न्याय देखता है वो मैं करता हूँ, ये स्वभाव में था। और ये मेरे मन में था कि मैं कुछ कर पाऊंगा तब जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में विधायक के रूप में, और भेजिएगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का ऋणी हूँ, काम किया और पार्टी ने टिकट दिया, अरे विधायक रहा 8 से 13, बीच में 2 चुनाव। जनता का खेल है, जनता नेता है हमारी, लोकतंत्र पब्लिक का है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा है प्रजातंत्र की, विश्व मान्य परिभाषा कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता द्वारा किया हुआ शासन, ये लोकतंत्र है। मैं उसका हिमायती हूँ और सेवा करता हूँ। फिर विधायक 10 साल। और अटल जी की ये मिली जुली पंक्तियाँ हैं, बोलते हैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की हैं, अटल जी की भी हैं, तो दोनों को मिला के मैं पढ़ता हूँ कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर चल पड़े, जो भी मिला जय भी पराजय भी, यह भी सही वह भी सही। कभी मन में शिकन नहीं आई कि मैं हार गया। और जीतने के लिए मैं पद में होने के कारण मैं काम ही ऐसा कौन कर रहा हूँ कि जो पद का अभिमान बढ़े। भूखा रह के भी काम करता हूँ, खाना मिल गया तो भी काम करता हूँ, नहीं मिला तो भी उसी काम करता हूँ। 12 साढ़े 12 बजे रात तक पब्लिक मिलता हूँ, खाना मिल गया कहीं तो खा लिया, न मिला तो फिर 1.5 घंटे 2 घंटे आने में लग जाते। 2 बजे हमेशा आता हूँ। और मैं कभी चिंता किया इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए मैं स्वराज जी को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे मन में था कि डकैती उन्मूलन करूंगा। जब तक डकैती का उन्मूलन नहीं होगा तब तक गरीब आदमी निर्भीक नहीं होगा, दासप में रहेगा। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में मैं चुनौती देता हूँ, पूरे भारतवर्ष में, कि 5 साल में 29 हायर सेकेंडरी स्कूल में, 19 हायर सेकेंडरी 5 साल में कहीं नहीं खुले होंगे पूरे देश के अंदर। स्कूल खुले, बच्चे पढ़े। 19 हाई स्कूलों में से 13 हाई स्कूल मेरे खोले, 29 हायर सेकेंडरी में से 19 हायर सेकेंडरी मेरे खोले। ये 2008 से लेकर के 2013 में। स्वराज जी उसके कुछ है, उस समय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, कुछ 10वीं तक, कोई 8वीं तक, कुछ और 5वीं तक विद्यालय खोलने का अधिकार उन्हें भी दे रखा था। मैं शिक्षा समिति का अध्यक्ष था, उस समय को भी खोले। ये सारे मिलाकर अध्यक्षता में शिक्षा मेरा, क्योंकि कोई भी देश तरक्की तब तक नहीं कर सकेगा और दुनिया का कोई उदाहरण नहीं है जो पढ़ा लिखा ना होगा। चाहे विज्ञान के युग में किसी भी तरह, आज का नहीं, ये 1000 साल देश तो दुनिया में सिरमौर तब थे हम जब पढ़ा लिखा था।
नालंदा और तक्षशिला में सिकंदर या किसके समय जो आग लगा दी गई मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण में, तो 2 साल 3 साल तक तो आग नहीं बुझी। इतना साहित्य था वहाँ। भारत के कितने वैज्ञानिक थे, भारत सागर उनके आर्यभट्ट के नाम पर बना है। ऐसे तमाम तरह तरह के ये देश विधा, समृद्ध विधा का, चतुर सर्वांगीण विधा का ये पूरा देश कभी उतार चढ़ाव चलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, वो सर्किल आता जाता रहा है। हो सकता है आज की तारीख में कम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम ताकतवर एक प्रधानमंत्री के हम रूप में हमको मिले हैं, उनके नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा, कभी झुका नहीं। कई घटनाएं मुझे याद है, अब इसमें बताने की जगह नहीं है। ये मेरे दिमाग में सारी बातें थी, तब मैं अपना बैकग्राउंड बना के कि अपने चुनाव भी लड़ूंगा, अपने पैसे से लड़ूंगा, किसी से पैसा लेके नहीं। और पार्टी ने कभी थोड़ा बहुत मदद कर दिया। मैं अभिमान नहीं बता रहा, पार्टी ने कुछ पैसा दिया 8 से 13 के बीच में चुनाव में। अरविंद मेनन थे संगठन मंत्री, तो मैं कितना पैसा देती है पार्टी? पार्टी जो समय 25-30 लाख जो भी देती, मदद करती है। हाँ, मदद करती है। अरे हम वो जब 25-30 हज़ार चुनाव 10,000 मिलता था, लालजी भाई का खत्म हो गए। ठाकरे जी कहते ये 10,000 पकड़ो चुनाव लो, कार्यकर्ता चंदा देते थे। आज भी हम क्या नाम उसका वार्षिक चंदा जो हम देते हैं, लगभग सारे कार्यकर्ता देते। अब 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ से ऊपर देते। यहाँ से जन जन से चंदा जाता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, और जो इंदौर भोपाल से जाता है, ये किसी सेठ महाजनों का नहीं है, पार्टी कार्यकर्ताओं का। क्या चंदा की तो बड़ी लंबी कहानी है। ना वो अलग, उसको नहीं जानता मैं। ये जो कार्यकर्ता देते हैं आजीवन राशि, आजीवन सदस्यता दी, हर साल देते हैं आजीवन सदस्यता, हर साल देते, पार्टी चलती है। आगे की जानकारी मुझे नहीं है, तो उसमें से लोग चुनाव लड़ते थे। आज भी वही पैसा जाता है, ये हर साल जाता है। साल में मुझे 150 करोड़ रुपए जाता होगा, आम जनता का पैसा, उसमें पार्टी जो चुनाव के लिए दे दी। मैं पहला भी दूंगा, और कितने मुझे जानकारी नहीं है, मैं चुनौती भी नहीं देता। लेकिन मुझे मालूम है अरविंद मेनन बार बार कहे कि ये पैसा रख लो, नहीं हार जाओगे चुनाव, तुम बहुत बॉर्डर में हो, और वास्तव में बॉर्डर में था, नहीं माना, वापस कर दिया। और जनता की कृपा थी तो पैसा नहीं, पैसे के कारण चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। आप पहला चुनाव 2008 में ही लड़े। हाँ, विधानसभा का उस परिवार से हूँ जिस परिवार ने देश के आज़ादी के लिए बलिदान हुआ है, और उस परिवार का वो प्रत्याशी और पैसा बांटे। हम क्या पैसे के लिए मरे हैं? इस देश को बचाने के लिए, और नहीं लिया, वापस कर दिया। और जितने पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव हुए, या जहाँ जहाँ में भेजा गया, महाराष्ट्र भेजा गया, गुजरात भेजा गया, हरियाणा भेजा गया, बिहार भेजा गया, यूपी जाना ही है, बगल में है, ऐसे उन तमाम राज्यों में जहाँ जहाँ भेजा गया, अपने खर्चे से गया। हो सकता है कहीं भी आप पता कर लीजिए, अपनी गाड़ी अपने पैसे से, एक नए पैसे कभी नहीं लिया। न पार्टी से देखिए आदेश मिला पार्टी का, चल दिया वहाँ, एक नए पैसे कोई कि पार्टी मुझे किराया दे, कि पार्टी मुझे वो दे, और खाने पीने का भी नहीं। एक बड़ी मजेदार कहानी, वहाँ जमुना देवी खत्म हो गई, बाहर गए चुनाव में, तो वहाँ घर नहीं मिल रहा था कुछ, तो अरविंद मेनन बड़े मजा किया, बहुत ही शानदार संगठन मंत्री थे, और बताए तो यार तुमको वो चाहिए, अपनी गाड़ी लेके गया था, तो गाड़ी वहाँ ले लिया था। मैं कोई नाते रिश्तेदार थे तो उनसे कि गाड़ी हमको किराया दे देंगे, यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे? तो वहाँ अरुण द्विवेदी मेरे साथ थे, तो वो बोले कि अंग्रेज ये सारे मुसलमानों इस देश में कब्जा किया, अंग्रेजों ने कब्जा किया, उनको हम घर दिलवाने गए थे कि कब्जा किए थे, तुम भी यहाँ दिखे ठीक ठाक, वहाँ जाके कब्जा करो। मैं तैयार हुआ, अरुण द्विवेदी हमारे पार्टनर से मैं, और जाके वहाँ कब्जा किए, और 15-20 दिन चुनाव प्रचार किए रहे। उनके यहाँ खाना, उनके यहाँ रहना, सब। जहाँ खाना नहीं मिला तो बनवा लेते थे रोटी वोटी कहीं। बिनौला के खाए जानवरों का दूध बड़ा गाढ़ा होता गाय का, बड़ा स्वादिष्ट, तो वो जानवर थे तो बिनौला खाइए कपास वाला, तो ले लेते थे दूध 2-3 किलो। इस टाइम में भी, उस टाइम भी 18 रोटी बनती थी, 3 मैं, 3 अरुण द्विवेदी, 3 हमारा घर में विधायक था, और 3 रोटी रख लेते थे, वही 9 रोटी, मोटी मोटी रोटी, रातें खाते दूध रोटी, ऐसा करके 20 दिन चुनाव में तय। पार्टी के लिए भार न बने हम जाके वहाँ, अपनी सुविधाओं के लिए पार्टी के लिए काम करना, तब ये पार्टी यहाँ तक पहुंची। दूसरा प्रश्न आपने किया कांग्रेस का, कौन कांग्रेस की बात करते हैं? मैं पूना गया, मेरी भतीजी जवान साहब इंजीनियर थे, SDO से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गए। एक दिन मैं रुक गया सिर्फ आगा खां पैलेस देखने के लिए कि गांधी इतने दिन तक यहाँ जेल में रहे। कभी ईरानी या अरब का मुसलमान था, यहाँ आ गया था। और लोकमान्य तिलक की समाधि महाराष्ट्र की पत्नी कलता था, मेरे महान आदर्श नेता थे, उन्होंने ये नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे।
वो मातृभूमि के सौतेले नहीं, मातृभूमि के नेता थे। वो किसी दल से ऊपर उठ के थे, वो महान नेता। हम किनको क्या कहें, सुभाष चंद्र बोस, वो भी तो समाजवादी दल बनाया था उन्होंने, भगत सिंह ने नेता आजाद हिंद फौज बनाया था। लक्ष्य सबका एक था। क्या जनसंघ से पहले, जनसंघ के बाद में भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के विचारधारा वाले लोग क्या आजादी की लड़ाई नहीं लड़े? न ये कांग्रेस थी। हमें भी कुछ खराबियां आई होंगी, हमारा भी डिग्रेशन हुआ होगा। नहीं, मैं कांग्रेस की व्यवस्थाओं की बात कर रहा तो कांग्रेस अब तो कुछ बची नहीं है। हूं। जब थी हम तो अभी भी कहते तुम भैया आगे आओ ना, विरोध की भूमिका, हम जहाँ गलत है, जहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं या हम परेशान हैं, आप मदद करो। मैं पहला विधायक हूँ पूरे देश का। अभी नीलांशु जी हैं, उनसे पूछ लीजिए। और खुला पब्लिक की मीटिंग में कहा, पब्लिक मीटिंग में कहा, भाषण में, ये बहुत अभावग्रस्त क्षेत्र है, बहुत गरीब क्षेत्र है, इसमें काम करने की जरूरत है। आपस में पार्टी बंदी और दल बंदी के खींचतान की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक साथ करें, मेरा दल मुझे रोकेगा नहीं, एक साथ काम करें। और सदन के अंदर आप अंदर से बोलो, मैं बाहर आपके साथ हूँ, बाहर से बोलो, दोनों जन एक साथ काम करें। इस धरती के विकास के लिए हम सब एक साथ काम करें। जब चुनाव आएगा, आप अपना झंडा बैनर, हमारा अपना झंडा बैनर। क्या कहा नीलांशु ने? कुछ नहीं, पिताजी आप हमारे सामने तुम्हारे यहाँ क्या करने आएंगे? तुम्हारे आने तो दल में आना होता तो जनता, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती यहाँ तक बढ़ी, जनता ने उसको चुना, तो अब हम तुम्हारे दल में क्या हारने को जाता है? अब वो दल जिसमें कुछ बचा नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा था कि आप हमारे दल में आ जाइए। हमारे दल, तुम्हारे दल में क्या जाएंगे यार, मुझसे छोटा है। तो कभी ऐसा नहीं, कभी उसके घर में कई परिस्थितियां आई, और मैं अब क्या बताऊं, इसका जवाब नहीं दूंगा, आगे प्रश्न पूछे तो जवाब दूंगा। 2008 तो इस तरीके से पढ़ के, लिख करके और देश सेवा राजनीतिक दल के माध्यम से कहने का मैंने प्लान बनाया था, और जो किया निष्पक्ष भाव से, बिना किसी मन में फेरबदल आए। और अटल जी को जो कविता सुनाया, सुमन जी की भी वही है, और काम करता रहा। आज भी उसी उद्देश्य से काम करता हूँ, कभी कोई लाभ हानि के दृष्टि से नहीं।